नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। एक बार कमेंट बड़े कर देना साथियों। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छी तरह से साथियों तैयारी लेके चल रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप सबकी तैयारी चल रही होगी, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आ रही होगी। तो मैं आप सभी का एक खूबसूरत जोरदार जबरदस्त सी क्लास में अभिनंदन सुस्वागतम वेलकम करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों आज की जो क्लास का नंबर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? वो क्लास नंबर रहने वाला है आपका दोस्तों 30, यानी कि आज हम पार्ट 30 को पढ़ रहे होंगे। बहुत मजा आप सबको आने वाला है। वैसे तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हुए जा रहे हैं वो हिस्ट्री साथियों हाँ, तो हिस्ट्री हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि हम यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दोस्तों थ्योरी पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आइएगा फटाफट से स्पीड से दोस्तों। देखो, अगर आपको साथियों क्लास की टाइम टेबल जाननी है तो क्लास की टाइम टेबल जो है वो एक बार ये देख लीजिएगा। दोस्तों रीजनिंग की जो क्लास होती है सुबह 9 बजे होती है। रीजनिंग क्लास कितने बजे? सुबह 9 बजे साथियों रीजनिंग की क्लास होती है। और दोस्तों 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। फिर जैसे ही 9 बजते हैं, वे ये वाली टाइमिंग मैं आपको बताऊं, ये वाली टाइमिंग तो खुद आपको पता होगा। 9 बजे कौन आते हैं? सुशील जादव सर आप सभी के सामने आ जाते हैं। मेरे बाद 10 बजे भैया मैथ की क्लास होती है। तो ये हमारी फ्री यूट्यूब की क्लासेस का टाइम टेबल है जो विराट बैच दोस्तों यूट्यूब पर चल रहा है। साथ के साथ अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम पर साथियों आपको पीडीएफ मिलती है, इस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी समय को जाया किए हुए। कहां तक मैं पढ़ चुका था, कहां तक हम पढ़ चुके थे? मैंने आपसे एक बात कही थी, सिंपल सी बात थी कि दोस्तों आपको याद रखनी है जीके। क्या याद रखनी है? जीके। और क्या कहा था? जीके तो सरल लगती है। क्या ये वाली ट्रिक सबको याद है? क्या कहा था मैंने? मैंने सिर्फ कहा था बेटा जीके तो सरल लगती है। तो जीके तो सरल लगती है, इससे एक ट्रिक बनी जो दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों शासन करने वाले वंशों की एक ट्रिक है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया? तो दोस्तों कहेंगे गुलाम वंश के लोगों ने शासन किया। कैसे क्या बनेगा दोस्तों? फिर बैठे यहां पर खिलजी वंश के शासक, खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तीसरे दोस्तों हम बात करें तुगलक वंश के शासक बैठे। ऐसे से बात करें तो सैयद वंश के लोग बैठे और सैयद वंश ने शासन किया। ऐसे दोस्तों आप कहेंगे लोधी वंश ने शासन किया। तो सबको याद है कि हमें जो पढ़ने होते हैं वो सब तो ये वंश पढ़ने होते हैं जिनमें से हम कुछ वंशों को पढ़ चुके हैं। अगर हम देखें तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए दोस्तों, जी से क्या बनेगा? गुलाम वंश। के से क्या बनेगा? खिलजी वंश। टी से तुगलक वंश। एस से सैयद वंश और एल से लोधी वंश। ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए। कैसे? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, पहले तो याद ऐसे ही होनी चाहिए, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी भूल जाओ तो फिर ध्यान रखना कि फिर साथियों आप जीके तो सरल लगती है, इससे याद कर लीजिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? बोले सर बिल्कुल समझ में आ गई, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम कहां तक पढ़ चुके हैं? फिर साथियों हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक सैयद वंश आपका चल रहा था, और आज दोस्तों हम इस दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देंगे। बोले सैयद वंश आपका खत्म हो चुका था लगभग, आई थिंक जहां तक मुझे पता है। फिर सबसे लोधी वंश जो है आज हम उसे पढ़ने जा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? बोले सर अच्छे से समझ में आ गई। चल शुरू करते हैं। तो हम कहां तक पढ़ चुके थे? सैयद वंश पर पहुंच चुके थे क्या? खिज्र खां के बारे में शायद मैंने आपको बताया था, तो इसलिए मुझे याद है कि हम सैयद वंश दोस्तों पढ़ चुके थे, है ना। सैयद वंश पर संस्थापक खिज्र खां वगैरह मैंने कहा था इसकी ट्विनिंग नहीं मिलती है, इसलिए हमेशा यही पूछता है। तो चलो ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, अच्छा कुछ शासक बचे थे क्या खिलजी वंश के? हाँ, एक शासक बचा था जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मतलब दो बचे हैं। एक तो दोस्तों इतना ध्यान रखना कि जो मोहम्मद शाह है ये सब तो ज्यादा नहीं, बस 1434 से लेकर 1445 तक गद्दी पर बैठा है। और फिर अगर हम बात करें सैयद वंश में ही अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक गद्दी पर बैठा है। जो अलाउद्दीन आलम शाह है ये सैयद वंश का दोस्तों अंतिम शासक है। क्या है? ये सब तो सैयद वंश का अंतिम शासक है, बस इस बात को आप थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। चलो
शुरू करें। हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लोधी वंश। क्या पढ़ेंगे? लोधी वंश। दोस्तों इंपोर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम छोटे साथियों यहाँ पर, मतलब कम छोटा सा है और बहुत कम ही यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, बहुत कम यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात है कि दोस्तों ये लोधी वंश जो है, ये लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एक अंतिम वंश है और इसने दोस्तों 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया है। यानी हम गुलाम वंश से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब हम दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश जो शासन कर रहा है, जिसका नाम लोधी वंश है, इसे पढ़ने वाले हैं, इसे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक तो आप देखेंगे कि 1526 ये वह डेट है जब भारत पर बाबर ने अटैक कर दिया था। क्या कहेंगे? जब बाबर ने अटैक कर दिया था, 1526 वह डेट है। मतलब दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम वंश के अंतिम राजा पर बाबर ने अटैक किया था और वो वंश कौन सा रहने वाला है? लोधी वंश ही रहेगा। इसका अंतिम राजा कौन है, हम उसे जब पढ़ रहे होंगे तो फिर हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो 1451 से लेकर और 1526 तक हम लोधी वंश को पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे सत्य राजा यहां पर आ रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहला और मुख्य प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक और लोधी वंश के प्रथम शासक बहलोल लोधी हैं। याद भी आसानी से हो जाएगा, नाम में ही लगा हुआ है बहलोल लोधी। लोधी नाम है, लोधी वंश है। हालांकि सारे राजाओं के नाम के पीछे लोधी लगा रहेगा, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि बहलोल लोधी लोधी वंश के साथ यहाँ पर संस्थापक हैं। बात समझ में आ गई? बोले बिल्कुल आ गई। सब तो बहलोल लोधी जो है ये 1451 से 1489 तक गद्दी पर बैठा है। इसने जो शासन किया है ना वो 1451 से 1489 तक किया है। दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट मुख्य बात यह है कि जो लोधी वंश है ना, ये दोस्तों एक अफगानी वंश हुआ करता था। सुनो ध्यान से, कुछ वंश ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और वो तुर्क वंश हुआ करते थे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि शिया और सुन्नी वंश के बारे में बताई थी कल, जो मैं आपको सैयद वंश पढ़ा रहा था। मैं आज क्या बता रहा हूं कि जितने भी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश हैं ना, वो सबके सब सत्य तुर्क हुआ करते थे। ये क्या है? ये एक अफगानी वंश है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है, एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि दोस्तों बताओ कौन सा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एक अफगानी वंश था? नाम क्या होगा? इसे कहेंगे दोस्तों आपका लोधी वंश। दूसरी बात दोस्तों, बहलोल लोधी ने क्या किया था? इस व्यक्ति ने दोस्तों जौनपुर पर अटैक किया था और बहलोली नामक सिक्का चलाया था। दोस्तों इस बात को पूछ लेता है कि ये बताओ बहलोली नामक सिक्का किसने चलाया? तो जौनपुर पर अटैक बहलोल लोधी ने किया, जो लोधी वंश का ही संस्थापक है, और इसने अपने नाम के सिक्के चलाए जिसका नाम है बहलोली सिक्का। तो बहलोली सिक्का किसने चलाया? बहलोल लोधी के ही द्वारा दोस्तों ये सिक्का चलाया गया था। दोस्तों इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए लोड लेने की जरूरत आपको ज्यादा है नहीं। अगर हम बात करें तो इसके बाद एक अगला शासक है जिसका नाम है सिकंदर लोधी। क्या नाम है? सिकंदर लोधी। अगर लोधी वंश से साथियों कोई क्वेश्चन आया तो या तो वो साथियों सिकंदर लोधी से आएगा या फिर इब्राहिम लोधी से आएगा। बहलोल लोधी पर बस एक प्रश्न बनेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है? आप क्या कहेंगे? लोधी वंश का संस्थापक यहां पर साथियों बहलोल लोधी है। सिकंदर लोधी की बात करते हैं। सिकंदर लोधी जब गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा दोस्तों 1489 से लेकर 1517 तक ये व्यक्ति गद्दी पर बैठा। कितना? 1489 से 1517 तक ये व्यक्ति गद्दी पर बैठा। दरअसल ये व्यक्ति गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। किसके नाम से? गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था और इसीलिए इसे गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता है सिकंदर लोधी को। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, इसी के समय पर वास्को डिगामा भारत आया था। हालांकि मैंने जब आपको वास्को डिगामा पढ़ाया था तो आपको अच्छी तरह से बताया था कि वास्को डिगामा कब आया दोस्तों? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। लेकिन वहां मैंने उस टाइम यह बात नहीं बताई होगी कि इस समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोधी शासन कर रहा था, नहीं। लेकिन यहां जब हम सिकंदर लोधी को पढ़ा रहे हैं तो अब बताएंगे कि इसके समय पे वास्को डिगामा आया था। हालांकि अगर आप डेट रिलेट कर पाते हो तो आप आसानी से बता पाते कि वास्को डिगामा किसके समय में आया।
लेकिन अगर नहीं कर पाते तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जब हम उन्हें लिखवा देते हैं, समझा देते हैं, तो फिर आपके माइंड के अंदर वो सेट हो जाते हैं। तो इसके समय पर साथियों वास्को डिगामा भारत आया और दोस्तों 1, 2 और 3 स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। लोधी वंश का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोधी वंश का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 1504 का समय हुआ करता था जब सिकंदर लोधी नाम के राजा ने, जो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का राजा है, उसने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करी। दोस्तों मैंने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाई गई शहरों के बारे में भी बताया होगा, लेकिन मैंने वहां इंपोर्टेंट नहीं कहा था। मैं यहां इंपोर्टेंट कह रहा हूं कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी। आप क्या कहोगे? 1504 के समय में दोस्तों सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी, जबकि यह सिकंदर लोधी 1506 में अपनी राजधानी को आगरा बनाता है। क्या इसने अपनी राजधानी आगरा से, दिल्ली से आगरा बनाई? तो 1506 में दोस्तों यहां पर क्या इसने अपनी राजधानी बनाई। और सबसे बड़ी बात कि जो आगरा शहर हुआ करता था ना, यह दरअसल स्थापित हुआ था सिकंदराबाद के नाम से। किसके नाम से? सिकंदराबाद के नाम से स्थापित हुआ था। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात 3 मैंने आपको बताई। पहली बात 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुई। दूसरी बात आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया। तीसरी बात इसने अपनी राजधानी 2 साल के बाद आगरा को बनाया 1506 में। और इसने आगरा शहर की स्थापना दोस्तों सिकंदराबाद के नाम से करी थी। क्या ये तीनों पॉइंट आपको माइंड में सेट हुए हैं? हाँ भाई, ये तीनों बात आपके दिमाग में क्लियर हुई हैं? हैदराबाद नहीं बेटा, सिकंदराबाद। हैदराबाद नहीं, सिकंदराबाद के नाम से आगरा शहर स्थापित हुआ था। जैसे दिल्ली की स्थापना किसके नाम से हुई थी? दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका के नाम से हुई थी, या ढिल्लिकापुर आप कह देते हैं, तो अनंगपाल तोमर ने करी थी। ऐसे ही आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो सिकंदर लोधी ने एक दोस्तों माप का पैमाना शुरू किया था। मतलब जैसे साथियों आप क्या करते हैं, जैसे आप कोई जमीन नापते हैं 1 गज 2 गज या मीटर सेंटीमीटर या फिर साथियों फीट, जिसमें भी नापते हैं तो एक यूनिट है। तो उसी तरह से सिकंदर लोधी ने भी एक भूमि पैमाइश या भूमि मापने का एक पैमाना जारी किया था, जिसका नाम इसने अपने ही नाम पर रखा था। नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। ये दोस्तों एक भूमि माप का क्या था? एक नया पैमाना था। और इसके अनुसार 1 गज ए सिकंदरी में 30 इंच हुआ करते थे। मतलब अगर आप 30 इंच नाप देते हो तो 1 गज ए सिकंदरी हो गया। तो गज ए सिकंदरी क्या है? एक भूमि माप का पैमाना है। जैसे आप फीट, गट्ठे या बीघा किसी में भी मापते होंगे, उसी तरह से दोस्तों इसने एक गज ए सिकंदरी नाम का पैमाना अपने नाम से चलाया था। और 1 गज ए सिकंदरी में 30 इंच हुआ करते थे। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है कुतुब मीनार की मरम्मत से। हालांकि मैं आपको एक एक बात बता के चला हूं, लेकिन फिर भी आप जानते होंगे कि अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने, किसने साथियों? ऐबक नाम के व्यक्ति ने साथियों पहला फ्लोर बनवाया था। ऐबक नाम के व्यक्ति ने पहला फ्लोर बनवाया था। फिर साथियों हम दूसरे फ्लोर की, फिर हम तीसरे फ्लोर की, फिर हम चौथे फ्लोर की बात करें तो ये साथियों आपके इल्तुतमिश ने बनवाए थे। तो हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार किसने पूरी करवाई? इल्तुतमिश ने पूरी करवाई। फिर मैंने आपसे कहा था मेरे लालो कि जो 5वां फ्लोर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। मतलब 5वां फ्लोर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया और चौथे फ्लोर की मरम्मत भी करवाई थी। लेकिन जो सिकंदर लोधी है ना, ये सिकंदर लोधी इस पूरी की पूरी कुतुब मीनार की क्या करवा देता भैया? ये मरम्मत करवा देने का काम करता है। इसलिए सिकंदर लोधी का नाम कुतुब मीनार से जोड़ा जाता है। पता है ये वाला प्रश्न मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये वाला प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल क्वेश्चनों का पैटर्न बदला है। और जब पैटर्न बदला है ना, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राजा का नाम कुतुब मीनार से नहीं जोड़ा जाता?
क्या कहेगा, निम्नलिखित में से किस राजा का संबंध कुतुब मीनार से नहीं है। वहां आपको ऐबक भी देगा, इल्तुतमिश भी देगा, फिरोज शाह तुगलक भी देगा, और साथ एक कोई और राजा दे देगा, सिकंदर लोदी भी दे देगा, एक कोई और राजा दे देगा। तो आपको यह बताना होगा कि किसका नाम कुतुब मीनार से नहीं जुड़ा हुआ। तो आप उस समय इस सिकंदर लोदी को अलग मत कर देना, क्योंकि सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत करवाने का काम किया है, इसलिए सिकंदर लोदी को भी हम कुतुब मीनार से जोड़ सकते हैं। तो प्रश्न क्या बनता है, यही बनता है कि किसका संबंध कुतुब मीनार से नहीं है। तो वहां कभी मान लो कि साथियों आपको तीन ये ऑप्शन दे, एक सिकंदर लोदी दे, एक और दे दे, और आप कहो कि भैया सिकंदर लोदी का कोई संबंध नहीं है कुतुब मीनार से, इसलिए इसने मरम्मत करवाई है, इसलिए सिकंदर लोदी का नाम भी जोड़ा जाता है। दोस्तों लोदी वंश में अंतिम राजा है, और अंतिम ही हम वंश पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत का, और इस व्यक्ति को आप जानते हैं इब्राहिम लोदी के नाम से। किसके नाम से, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर और 1526 तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। 1517 से लेकर 1526 तक ये व्यक्ति दिल्ली सल्तनत पर बैठता है। तो हम ये कह सकते हैं, जब हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू किया था, तो क्या याद है आपको कि हमने देखा था कि 1206 से लेकर 1526 तक हमको दिल्ली सल्तनत पढ़नी थी। 1206 वह समय था जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, और देखो 1526 वह समय है जब इब्राहिम लोदी गद्दी से हटेगा। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजा और अंतिम राजा कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला राजा हुआ, जो कि साथियों गद्दी पर बैठा 1206 से 1210 में, और 1526 में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम राजा है। अगर कहे दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश कौन सा है तो क्या कहोगे, लोदी वंश। अगर कहे दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन सा है तो क्या कहोगे दोस्तों, इब्राहिम लोदी। क्या कहोगे, इब्राहिम लोदी। बोले सा क्लियर है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये सुनो कि 1517-18 का समय है। 1517-18 के अंदर एक युद्ध होता है इब्राहिम लोदी का, खातौली का युद्ध। राजस्थान वाले बच्चे इसको जानते होंगे, इसे खाटौली या इसे खतौली के युद्ध के नाम से आप जानते हैं। और इस युद्ध में इस इब्राहिम लोदी का सामना हुआ राणा सांगा से। राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह एक राजपूत योद्धा, एक बहुत महत्वाकांक्षी और सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिने जाने वाले राणा सांगा हुआ करते थे। राणा सांगा का जब सामना खतौली के युद्ध में हुआ तो राणा सांगा ने इस खतौली के युद्ध में इस इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और मैं राजपूतों की एक हमेशा कमी गिनाता हुआ आया हूं, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों ये अपने दुश्मन को माफ कर दिया करते थे। अब देखो जब राणा सांगा ने दिल्ली पर बैठे हुए राजा को हरा दिया तो दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेना चाहिए था, नहीं जमा लेना चाहिए था, बिल्कुल जमा लेना चाहिए था। लेकिन ये क्या करते थे, इब्राहिम लोदी को हराया और हरा के जिंदा छोड़ दिया। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना था, जा बेवफा जा, तुझे माफ कर दिया। तो ये क्या करते थे, ये माफ कर दिया करते थे। खतौली के युद्ध में राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह से इब्राहिम लोदी का सामना हुआ और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और जिंदा भी छोड़ दिया। और इसी के समय पर 1526 के ईयर में, इसी के समय पर दोस्तों बाबर ने भारत पर अटैक किया। और भारत पर अटैक करने के साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि इस व्यक्ति को एक युद्ध में हराया। अभी हम बात करेंगे कौन सा युद्ध, एक युद्ध में हराया और हराने के साथ ही दिल्ली की गद्दी पर खुद साथियों बाबर ने अपने वंश की स्थापना कर दी। मतलब बाबर ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके अपना वंश मुगल वंश चला दिया। दोस्तों अगर हम देखें गुलाम वंश के अंदर कई सारे राजाओं ने शासन किया, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सभी वंशों में कई सारे राजाओं ने शासन किया। लेकिन जितने भी राजाओं ने शासन किया उनमें एकमात्र ये इब्राहिम लोदी ही है जो साथियों युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया है। बाकी के लोग कैसे थे, आपस में ही एक दूसरे को मार काट मचा दिया था। एकमात्र इब्राहिम लोदी ही ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे बने कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, वो इब्राहिम लोदी हुआ करता था। बात समझ पाए
बात क्लियर हो गई? कोई समस्या तो नहीं है? बोले सर कोई समस्या नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे मुगल काल। क्या पढ़ेंगे? मुगल काल। दिल्ली सल्तनत आपके साथ इसी के साथ समाप्त होती है। आपने बहुत डिटेल में दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है और बहुत बारीकी से आपने जाना है। तो अगर दिल्ली सल्तनत के किसी भी व्यक्ति का दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ सकते हो, अगर उसे लगता हो कि ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया। कल मैं अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ रहा था, तो एक बच्चे ने कमेंट कर रखे थे, जो मैंने दीवाने रियासत वगैरह बताए थे, तो उसने कमेंट कर रखे थे कि इसने ये विभाग बनवाया इस सन में और ये इससे संबंधित था, ये विभाग बनवाया इस सन में इससे संबंधित था। और फिर उसमें लिख रखा था नीचे, सर आप पूरा पढ़ाया करो, पूरा पढ़ाया करो। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि भाई आप सब पूरा पढ़ाया करो, तो दोस्तों टीचर की काबिलियत ही तब है तब जितना वो पढ़ाए ना वो उतना पेपर में फंसा दे। मैं आपको बहुत पढ़ा सकता हूं दोस्तों, किताब मेरे सामने लगभग 7 से 8 क्लास मतलब किताब इतिहास की रखी हुई है, तो इनमें से पढ़ पढ़ के मैं आपको बहुत पढ़ा सकता हूं। लेकिन दोस्तों क्या आप उतना याद कर पाओगे? मैं टीचर उससे मानता हूं जो कम पढ़ाए और फंसा के दिखा दे। अब आप पूरी किताब अगर बच्चे को पढ़ा दोगे तो फिर मतलब नहीं बचता ना टीचर का। टीचर का काम क्या है कि तुम्हें साथियों समंदर में से मोती छांट छांट के दे दे। मैं उसको मन किया मेरा कि इसको मैं रिप्लाई कर दूं, बस मैं एक बात पूछता, बेटा जितने भी विभाग तूने लिखे हैं ना, बस ये बता इनमें से कौन सा विभाग किसी भी एग्जाम में आज तक पूछा गया है? एक विभाग नहीं होगा। कुछ टीचर ना अपनी हवाबाजी के चक्कर में, अपने आप को ऐसा दिखाने के चक्कर में कि हम जो पढ़ाते हैं ना वो कोई नहीं पढ़ाता। और कई बार मेरा भी मन होता है, मैं सच बता रहा हूं, कई बार मेरा भी मन होता है कि मैं भी इन्हें एक बार उस माया जाल में फंसा के दिखा दूं। कुछ टीचर क्या है ना, इब्राहिम लोदी के घोड़े की पूंछ में कितने बाल हुआ करते थे बच्चों लिखो। अब बच्चा क्या सोचेगा ना, अरे ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक, ये मास्टर पढ़ा रहा है, अच्छा ये सबसे गजब पढ़ाता है। ये समस्या हो जाती है, ये समस्या हो जाती है। जबकि इब्राहिम लोदी की पूछ के घोड़े के बाद आज तक इतिहास में किसी एग्जाम ने नहीं पूछे, तो मैं उन्हें क्यों पढ़ाऊं? मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ वही बात पढ़ाता हूं जो पेपर में आई होती है। और दोस्तों आप सब बात छोड़ो, मैं जब आपको कोई टॉपिक पढ़ा दूं ना, जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूं ना, तो आप बेटा कोई किताब उठा लेना, चाहे किताब यूपीएससी की ही उठा लेना, आप मेरे कंटेंट में से यूपीएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन 70 से 80% क्वेश्चन आप दोस्तों यूपीएससी के इस कंटेंट से सॉल्व कर जाओगे। और इससे बड़ी बात मैं आपसे क्या कहूं। और आप अगर ये चाहते हो कि भाई बताओ उबैदुल्लाह बुदैला कितने नंबर का जूता पहनता था, तो वो भी फिर मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो तुम याद भी करोगे ना तो वेस्ट है। तो बेटा कहते हैं ना कि बहुत थोड़ी में बहुत ज्यादा चीजें फंसा देना, मैं उस पर काम करने की कोशिश करता हूं। तो आप ऐसा मत सोचा करो कि अगर कुछ भी चीज कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है ना और उसे तुम्हें ये लगता है कि यार ये वाला पॉइंट सर ने नहीं पढ़ाया, तो एक अपनी भी रिसर्च करना, क्या ये क्वेश्चन कभी पूछा भी गया है, क्या ये क्वेश्चन कभी पूछा भी गया है। तो इस बात को थोड़ा समझा करो, ठीक है। चले आगे। तो क्या आज दोस्तों मुगल काल को शुरू कर लिया जाए? जल्दी से बताओ, क्या आज मुगल काल को शुरू कर लिया जाए? दिल्ली सल्तनत हमारी समाप्त हो गई है। किसी का कोई डाउट है क्या दिल्ली सल्तनत को लेके? गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं गुरुजी। बस बेटा जो भर जाए, गागर में सागर भर जाए या सागर में गागर भर जाए, हमें नहीं पता, जो है हमारा तुम्हारा सामने है, ठीक है। ये डायलॉग बाजी थोड़ी हमें कम आती है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। चलें मुगल काल पढ़े, चलो शुरू करते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? टाइम है। चलो दोस्तों सुनो मेरी बात को ध्यान से, जितना मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ अभी पेन अपने हथियार तलवार जो है उसे रख देना, पहले मेरी बात सुनना, ठीक है। जितना मैं आपको बात सुनाऊंगा पहले उसको माइंड के अंदर जाने देना। जब मैं आपसे कहूं बेटा अब नोट करना है, फिर आप नोट करना। जो मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट आपको लिखा भी रहाऊंगा, ठीक है। तो अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ मेरी बात को सुनेगा और यह समझेगा कि सर किस वे में कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हैं। सुनो देखो, हाँ दोस्तों अगर हम बात करें तो हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल काल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम मुगल काल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जस्ट बाद मुगल काल की शुरुआत हुई है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा को
मुगल काल के पहले राजा ने हराया और अपने वंश की शुरुआत कर दी, जिसे आप मुगल काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों मुगल काल की शुरुआत जो होगी वो आपकी ये होगी 1526 से। एक युद्ध है अभी बात करने वाले, 1526 से मुगल काल की शुरुआत होगी। वैसे तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मुगल काल की जानकारी हमें 1857 तक मिलती है, 1857, जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया होगा। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के दौरान जो रंगून भेजा गया था 1862 के आसपास जिसकी मृत्यु हुई थी, तो वह अंतिम मुगल बादशाह था। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते मुगल काल के राजाओं की लगभग बैंड बज चुकी थी, कोई औकात जो कोई हैसियत नहीं रही थी। इवन यहां तक तो यह स्थिति हो गई थी कि ये अपने नाम के आगे बादशाह भी नहीं लगाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि दरअसल मुगल काल जो अपने पढ़ने लायक है ना, वो दरअसल दोस्तों 1707 तक है। क्या कहा मैंने, दोबारा मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने कहा कि 1526 से मुगल काल शुरू होता है और ये सब तो कहने को तो 1857 तक जाता है, लेकिन दोस्तों हम मुख्यतः जो मुगल काल पढ़ते हैं वो 1707 तक पढ़ते हैं, क्योंकि 1707 में मुगलों के एक ताकतवर शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो सब के सब कमजोर थे। तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है वो 1526 से 1707 तक है। क्लियर हो गया? बोले सर क्लियर हो गया। अगर हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि मुगल काल जो है, इस मुगल काल के फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहली बात है कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मैं लिखाऊंगा पूरा नाम लेकिन आप अभी शॉर्ट में लिख लीजिएगा। इस मुगल काल के संस्थापक जो है वो सत्यम बाबर है। मतलब बाबर नाम का एक व्यक्ति है जिसने सत्यम मुगल वंश की स्थापना करने का काम किया है। क्या नाम है? बाबर। जो बाबर है ये व्यक्ति दोस्तों भारत पर अटैक करेगा और ये व्यक्ति भारत पर 1526 में अटैक करेगा। देखो शुरुआत हो रही है ना इसी से, और ये व्यक्ति 1530 तक भारत पर शासन भी करेगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होना चाहिए? हमारा आज का टॉपिक होना चाहिए मुगल काल में दोस्तों बाबर। क्या होना चाहिए? मुगल काल में बाबर। बात समझ में आ गई? बोले समझ में आ गई। इंस्टाग्राम नहीं चलाते। हाँ, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो अगर दोस्तों मैं बात करूं कि बाबर जो बाबर है ये दरअसल दोस्तों इसका जो जन्म हुआ है ना, बाबर का जो जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है दोस्तों 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ है। क्या कहेंगे? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ है। ये 14 फरवरी कुछ तुम्हें सुनी डेट नहीं लग रही है? कुछ जान पहचान वाली डेट नहीं लग रही है क्या? बोले सर लग रही है। हाँ बिल्कुल, वैलेंटाइन डे। दरअसल बाबर का जन्म जो हुआ है वो वैलेंटाइन डे को हुआ है। 14 फरवरी 1483 में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। मतलब बाबर वैलेंटाइन डे का गिफ्ट माना जाता है। क्या कहा? बाबर का वैलेंटाइन डे का साथियों गिफ्ट माना जाता है। इसका जन्म एक किले में हुआ था, जिस किले को आप दोस्तों फरगना किला कहते हैं। क्या कहते हैं? फरगना किला कहते हैं। इसका जन्म फरगना किला में हुआ था और ये कहां पर पड़ता है? ये दोस्तों उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है। कहां पर? उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था और दोस्तों ये साथियों फरगना किला के अंदर हुआ था। इसकी एक रियासत हुआ करती थी, जिस रियासत में इस व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस रियासत को आप ट्रांस ओक्सियाना रियासत के नाम से जानते हो। किसके नाम से? ट्रांस ओक्सियाना रियासत के नाम से जानते हो। जैसे रियासतें होती है ना, तो ऐसे बाबर की रियासत थी साथियों ट्रांस ओक्सियाना, जिसमें इसका जन्म हुआ था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि बाबर का जब बाबर का जन्म हुआ तो बाबर जो है ये दरअसल दोस्तों दो कंपनियों से मिलकर बनने वाला प्रोडक्ट था। ये बाबर दो कंपनियों से बनने वाला प्रोडक्ट था। दोस्तों अगर हम बात करें इसके पिता के बारे में तो इसके पिता का क्या नाम था? अगर हम बात करें इसकी माता के बारे में तो इसकी माता का क्या नाम था? दरअसल इसके पिता का नाम हुआ करता था दोस्तों उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और दोस्तों इसकी माता का नाम क्या हुआ करता था? इसकी माता का नाम था कुतुल निगार खानम। क्या नाम था माता का? कुतुल निगार खां कहो या फिर आप खानम कहो,
ठीक है, ये इसके माता पिता हैं। दोस्तों एक याद रखने वाली और एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली बात है कि दोस्तों ये जो बाबर नाम का व्यक्ति है ना, ये जो बाबर नाम का व्यक्ति है ना, ये दरअसल साथियों अपने पिता की तरफ से वंशज था और माता की तरफ से कोई दूसरा वंशज था। जैसे पिता की तरफ से दोस्तों ये 5वां तैमूर था, क्या कहेंगे, पिता की तरफ से ये 5वां तैमूर था और दोस्तों माता की तरफ से ये 14वां चंगेज था। मतलब कहने का ये है कि दोस्तों दो कंपनियों से मिलकर एक प्रोडक्ट तैयार हुआ, जिस प्रोडक्ट को आप क्या कह रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप बाबर जान रहे हो, वो पिता की तरफ से तैमूर, मतलब बाबर तैमूर है, जो माता है वो चंगेज परिवार से बिलोंग करती थी। तो पिता की तरफ से अगर हम देखें तो 5वां तैमूर वंशज है बाबर, और माता की तरफ से देखें तो 14वां चंगेज वंशज है बाबर। तो बाबर दो कंपनियों से बनने वाला प्रोडक्ट है जिसमें चंगेज भी है और जिसमें दोस्तों आपका यहां पर तैमूर भी है। पिता की तरफ से कौन सा और माता की तरफ से कौन सा याद होना चाहिए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो बाबर है इसका जन्म हो गया, इसका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद मात्र जब बाबर 7 वर्ष का हुआ करता था तो बाबर क्या करता है, तलवार निकाली, तलवार चलाने की कोशिश कर रहा है, कभी तीर कमान चला रहा है, कभी धनुष भाला चला रहा है। तो इस बात को देखकर ये उमर शेख मिर्जा, इसके पिता को प्रॉब्लम हुई। पिता ने कहा कि यार बाबर तू ये क्या कर रहा है, तू ठीक है बड़ा साम्राज्य करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें युद्ध नीति आनी चाहिए, हमें लड़ना आना चाहिए, लेकिन हमें कुशल प्रशासक भी बनना होना चाहिए, हमें जनता की बात भी सुननी चाहिए। तू तो पूरे दिन तलवार बजाता रहता है, पूरे दिन तू ग्राउंड में खेलता रहता है। तो बाबर ने कहा पिताजी ये आपका फरगना है ना, ये मेरे जूती के नोक के बराबर है। मैं बड़ा होकर सुदूर स्थित भारत को जीतना चाहता हूं। 7 साल का बच्चा भारत जीतने का सपना लेके बैठा था। दोस्तों अब ये कहानी के तौर पे सुन लो, जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको पीडीएफ बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। अभी दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सिर्फ सुनो, इसमें लिखना कुछ नहीं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा कि 7 वर्ष का बाबर अपना कह सकते हैं कि भारत जीतने का सपना लेके बैठा है। और दोस्तों इसे कैसे पता भारत के बारे में, तो ये तैमूर वगैरह जो लोग हुआ करते थे ना, ये भारत पर अटैक करते रहते थे और जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ये व्यक्ति दोस्तों भारत जीतने का सपना लेके घूम रहा था। अगर सपना लेकर घूम रहा था तो इसका सपना बहुत जल्द पूरा होता है। दोस्तों इसका कहा जाता है कि 1494 के समय पे जो इसके पिता है ना उमर शेख मिर्जा, दरअसल मिर्जा देख रहे हो इनके नाम के पीछे लग रहा है, मिर्जा एक टाइटल है, मिर्जा एक उपाधि है। तो 1494 के समय पर दोस्तों उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। क्या कहेंगे, इसके पिता की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इसके पिता की दोस्तों मृत्यु हो गई। उमर शेख मिर्जा चल बसे और बाबर को क्या मिल गई दोस्तों, बाबर को गद्दी मिल गई। तो बाबर 1494 में दोस्तों गद्दी पर बैठ जाता है। अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं, कुछ हो सकता है कि बच्चे इसमें पढ़े लिखे बैठे होंगे, थोड़ी बहुत तैयारी आप सबने कर रखी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुगल काल में सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन है, जरा आंसर देना। मैंने कहा कि मुगल काल में सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था, बताओ आंसर क्या होगा। अकबर। हाँ अब देखना, मैंने कहा कि 1483 में बाबर का जन्म हुआ, 1494 में गद्दी पर बैठ रहा है, लगभग 11 साल का। और अकबर कितने साल का गद्दी पर बैठा था, लगभग 16 साल का। दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि मैं चाह के भी तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं कि बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 1494 में गद्दी पर बैठ गया, जबकि जो अकबर है वो लगभग साथियों 13, 14 या 15 साल के आसपास का गद्दी पर बैठा है। ये व्यक्ति अगर हम देखें तो यह व्यक्ति मात्र 11 साल में गद्दी पर बैठ रहा है। बाबर मात्र 11 साल में गद्दी पर बैठा है। दोस्तों अगर हम देखें तो बाबर अकबर से भी छोटी उम्र में गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन पता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या खासियत है, वो आपसे पूछेगा कि भारत में मुगल काल का सबसे कम उम्र का बादशाह कौन बना।
जबकि ये व्यक्ति भारत में गद्दी पर नहीं बैठ रहा। अगर और ओवर बात करें ना तो ये अकबर से भी छोटी उम्र में गद्दी पर बैठ चुका था, लेकिन वो पूछता है भारत में। तो कहते हैं कि 1494 में इसके पिता की मृत्यु हुई और पिता की मृत्यु होने के बाद कहा जाता है कि गद्दी पर बैठ गया दोस्तों बाबर। शासक कौन बन गया? शासक बन गया दोस्तों बाबर। अब जैसे ही दोस्तों बाबर गद्दी पर बैठा तो बाबर को क्या लगी, भाई बढ़ाते हैं अपने साम्राज्य को। अब इस साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में बाबर ने इस दौरान दोस्तों 1507 तक का समय ला दिया। इस 1494 से इस व्यक्ति ने दोस्तों 1507 तक का समय ला दिया। और इसी बीच में बाबर कर क्या रहा है जरा सुनना। 1494 से गद्दी पर बैठने के बाद और 1507 का समय आ गया। बाबर की इसी बीच में दोस्तों 3 शादी भी हो गई। क्या हो गई? 3 शादी भी हो गई गद्दी पर बैठने के बाद 1507 तक। और इसी बीच में बाबर दोस्तों उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन पर अटैक करता है और इसे बार बार मारते हैं लोग और पीछे हटा देते हैं। कभी काबुल, कभी कांधार, कभी काबुल, कभी कांधार। इस बीच में 1494 से 1507 तक बाबर इतना पिटा है जिसका कोई जवाब नहीं। और दोस्तों कहा जाता है कि पहाड़ियों में रहने का भी सत्य इसे अनुभव प्राप्त हुआ और यह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से सत्य परास्त होता रहा, लेकिन हार नहीं माना। कभी किसी क्षेत्र को हार जाता था, फिर जीतता था दूसरी जगह जाके, फिर दूसरे क्षेत्र को हार जाता था, मतलब भागता ही अपने जीवन में रहा। 1507 में आके तुम्हारे जैसा कोई समझदार व्यक्ति इसे मिला और इसने कहा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो बाबर ने बताया यार 3 शादियां हो चुकी हैं, ना तो मेरा परिवार विस्तार हो पा रहा है, ना तो कोई बच्चा हुआ अभी तक मुझे, और ना ही मैं जिस तरफ भी अटैक करता हूं वहां जीतता हूं तो पीछे का हार जाता हूं। ना साम्राज्य विस्तार हो पा रहा है, ना परिवार विस्तार, ना साम्राज्य विस्तार। मैं करूं तो करूं क्या? तो किसी समझदार व्यक्ति ने इसको दोस्तों एक सलाह दी कि दरअसल इस मिर्जा में जो है ना वो किसी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय बाबर एक टाइटल लगा के चल रहा था अपने नाम के साथ मिर्जा। दरअसल इसके पिता का टाइटल, पिता की उपाधि है मिर्जा। हमने क्या पढ़ा था अभी? उमर सिख मिर्जा। तो मिर्जा इसके पिता की उपाधि थी, तो बाबर भी मिर्जा की उपाधि के साथ ही आगे चल रहा था। तो किसी ने इससे कहा कि तू ये मिर्जा की उपाधि को त्याग दे, तेरा सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो इसने 1507 के समय में ये मिर्जा की उपाधि त्यागी और दोस्तों एक नई उपाधि धारण करी जिसको आप बादशाह के नाम से जानते हो, और इसी को दोस्तों आप बादशाह भी कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप हिंदी में बादशाह कहते हो। तो बाबर ने एक उपाधि धारण कर ली जिसका नाम है बादशाह। जैसे ही इसने बादशाह की उपाधि धारण करी दोस्तों कहा जाता है कि 6 मार्च 1508 का समय होता था। इस व्यक्ति को एक पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम इसने क्या रखा? उस पुत्र का नाम रखा हुमायूं। क्या रखा? उस पुत्र का नाम रखा हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि दोस्तों सच में भाग्यशाली है। बाबर को लग रहा था कि मैं 1494 से 1507 तक खूब संघर्ष करता रहा, मेरी कहीं कुछ नहीं चली, लेकिन अब जैसे ही मैंने मिर्जा की उपाधि को त्यागा है, छोड़ा है और बादशाह की उपाधि धारण करी है, मुझे पुत्र पैदा तुरंत हो गया हुमायूं। मैं इसका नाम हुमायूं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। और ये लड़का, ये बच्चा मेरे जीवन में सच में बहुत भाग्यशाली बन के आएगा, इसलिए इसने इसका नाम हुमायूं रखा। और इसी बीच में क्या हुआ कि दोस्तों जैसे ही ये हुमायूं पैदा हुआ बाबर को लग रहा था कि यह बड़ा भाग्यशाली होगा। इसी बीच में क्या हुआ कि दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेबानी खां। ध्यान से सुनना, मैं पूरी कहानी आपको समझा रहा हूं। एक व्यक्ति है शेबानी खां। यह व्यक्ति दौड़ता दौड़ता इस बाबर के पास आया और बाबर से आके बोला, यार बाबर मुझे तू अपने सेना में मिला ले। शेबानी खां ने क्या कहा? शेबानी खां ने कहा कि बाबर मुझे तू अपनी सेना में मिला ले, अपनी सेना में मिला ले, मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूं। अब बाबर इसको देखकर बड़ा खुश हुआ। दरअसल बाबर खुश किस लिए हुआ ये जान लो दोस्तों। दरअसल बाबर और शेबानी खां की लड़ाई हो चुकी थी एक समय 1501-2 के समय में। कब? 1501-2 के समय में। इस युद्ध को आप सर ए पुल का या सराय पुल का युद्ध कहते हो। क्या कहते हो?
इसे सर ए पुल का या सराय पुल का युद्ध कहते हो। 1501-2 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर और शेरवानी खां का सामना हुआ था और शेरवानी खां ने इतना मारा था बाबर को, इतना मारा था जिसका कोई जवाब नहीं। और इवन ना केवल मारा था बल्कि बाबर की बहन को भी उठा के ले गया था शेरवानी खां। तो कह सकते हैं रिश्ते में ये शेरवानी खां इस बाबर का जीजा यानी कि बहन का हस्बैंड लगता था। और दूसरी बात, बाबर इसलिए खुश हुआ कि जो मैं आपको बता रहा था ना कि बाबर 1494 से 1507 तक बहुत संघर्ष कर रहा है लेकिन साम्राज्य विस्तार नहीं कर पा रहा। दरअसल शेरवानी खां ही इसे टक्कर दे रहा था, शेरवानी खां ही इसे जीतने नहीं दे रहा था। और आज वो शेरवानी खां बाबर के पास आ रहा है और कह रहा है कि तू मुझे अपनी सेना में शामिल कर ले। तो बाबर ने कहा, देखो मेरा पुत्र सच में बड़ा भाग्यशाली है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आज मेरे खेमे में आ रहा है, तो मान ना मान तू मेरा मेहमान। शेरवानी खां क्यों आना चाहता है बाबर के खेमे में? शेरवानी खां दरअसल एक सेनापति है अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक राजा का, और उस राजा से शेरवानी खां की बिगड़ जाती है। तो शेरवानी खां क्या सोचता है, मैं बाबर से हाथ मिला लेता हूं। और शेरवानी खां कहां आ गया? शेरवानी खां दोस्तों कहा जाता है कि इस बाबर के खेमे में आ गया, बाबर के साथ मिल गया। बाबर का फर्स्ट क्वेश्चन जब मुलाकात हुई, जब मिल गए, जब डील पूरी हो गई, बाबर का पहला क्वेश्चन था शेरवानी खां से, यार पहले एक बात बता, पहले एक बात बता। बोले क्या? मैं तेरी बहन को क्यों लेके गया था भगा के? बोले नहीं नहीं यार वो ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं पूछ रहा, पहले एक बात बता, तू मुझे हराता कैसे था? वो कारण क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, तू मुझे हराता कैसे था? तो शेरवानी खां मुस्कुराया और शेरवानी खां ने कहा, चल बताता हूं तुझे मैं हरा कैसे देता था। शेरवानी खां ने क्या कहा? मैं बताता हूं तुझे मैं हराता कैसे था। मैं तुझे जो हराता था ना, एक युद्ध पद्धति से हराता था, उसे तुगलनुमा के नाम से जानते हो। किसके नाम से? तुगलनुमा युद्ध पद्धति के नाम से जानते हैं। मैं इस युद्ध पद्धति से तुझे हराता था। बोले बस यही बात थी? बोले ये बात नहीं थी, एक बात और भी थी। बोले दूसरी क्या? कि मेरे पास तोफ हुआ करती थी, मैं तुझे तोफ की वजह से भी हरा दिया करता था। तो बाबर बोला, अच्छा तेरी ताकत हराने की जो थी ना वो दो चीज थी, तुलगुमा युद्ध पद्धति, इसे तुलगुमा भी लिखते हैं तुगलनुमा भी लिखते हैं कई बार, तो तुलगुमा युद्ध पद्धति और तोपों की वजह से मुझे तुम हरा दिया करता था। बोले हाँ। बाबर ने कहा, यार सबसे पहले मुझे इन दोनों चीजों की नॉलेज दे, मुझे इनकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। शेरवानी खां ने कहा, काहे टेंशन ले रहा है, मैं आया ही तेरे पास इसलिए हूं, मैं तुझे तोपों की भी नॉलेज दूंगा, मैं तुझे तुलगुमा युद्ध नीति भी सिखाऊंगा। और दोस्तों ये इतिहास की ऐसी नीति है दोनों जिससे बाबर ने भारत पर शासन किया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, ये कोई मूवी नहीं चल रही है। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखी? क्वेश्चन क्या है, बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति किससे सीखी, या बाबर को तोपों की जानकारी किसने दी, बाबर को तोपों की नॉलेज किससे आई? शेरवानी खां से। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने तोपों का प्रयोग कब कहां कैसे किया, मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखो कि बाबर तोपों की नॉलेज कहां से लेके आया है। दरअसल हरियाणा के अंदर 2018-19 में एक पेपर हुआ था, वहां यह पूछ लिया गया कि शेरवानी कहां कहां से तोप लेके आया था। देखो क्वेश्चन कहीं तक भी जा सकता है, हम जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि बाबर ने तोपों की जानकारी किससे ली? शेरवानी खां से। क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे वो एक्साइज डिपार्टमेंट का पेपर था, बड़ा पेपर था, तो वहां ये पूछ लिया कि ये तोपों की जानकारी शेरवानी खां को कहां से मिली। तो ध्यान रखना, शेरवानी खां ये जानकारी दोस्तों फारस से सीख के आया था। इसने कहां से सीखी थी? इसने दोस्तों फारस से नॉलेज ली थी, तोप वगैरह ये सब बारूद वगैरह वही फारस के क्षेत्र में बनती थी, तो वहां से ये फारस से सीख के आया था। अच्छा सुनो, तो बाबर ने कहा, बोले अच्छा सिर्फ दो ही बातें? बोले दो ही बातें, टेंशन मतलब तू इन दोनों चीजों की दोनों चीजों का यूज जहां भी कर देगा ना वहां तू कभी नहीं हारेगा। तो शेरवानी खां से दोस्तों ये बाबर तोफ और तुलगुमा युद्ध नीति सीख लिया। और शेरवानी खां कहां आ गया? शेरवानी खां आ गया दोस्तों बाबर के खेमे में, और बस बाबर को याद आ गया कि यार मुझे तो भारत जीतना था। बाबर को क्या याद आया? मुझे तो भारत जीतना था। तो अब बाबर इन दोनों पद्धतियों के साथ और एक बड़ी सेना लेकर अब भारत जीतने की चाहत रखेगा।
मैंने अभी आपको जो चीजें सिखाई मतलब लिखवाई है, मतलब जो समझाई है, वो सेम टू सेम चीजें साथियों मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला भी हूँ। ठीक है, जैसे संस्थापक कौन हुआ, बाबर हुआ, 1526 से 1530। ये चंगताई तुर्क हुआ करता था। जन्म 14 फरवरी 1483, फरगना ट्रांस ऑक्सियाना रियासत। सब कुछ मैं आपको लिखवाने वाला हूं। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। एक बेसिक साथियों मैंने आपको भूमिका बना दी है कि मुगल काल को हमें कैसे पढ़ना है, माता की तरफ से, पिता की तरफ से, ये सब बातें एक टू एक चीज लिखाऊंगा। इसके पिता की मृत्यु कब हुई, ये कब शासक बना, है ना, सब चीज मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं। तो इसलिए लोड मत लो, ये सब आपका बायलिंगुअल ही रहेगा। जो मैंने आपको समझाया वो एक कहानी के तौर पर समझा दिया, जिससे आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बात समझ में आई? हाँ, मैं बाजू और भेरा भी आगे चल के पढ़ाने वाला हूं, अभी आप आगे मत चलो। ठीक है, हम आपको बाजू और भेरा अभी पढ़ाने वाला हूं, 1519 के बारे में बताऊंगा। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ, बोलो भाई। यमराज कह रहा है सर 12 वर्ष की उम्र में सुल्तान हुआ तो टाइम 1526 से 1530 कैसे? बेटा दरअसल 1494 में ये गद्दी पर जो बैठ रहा है वो फरगना में बैठ रहा है, और हम जो 1526 से 1530 का जो समय ले रहे हैं ना, वो भारत में शासन का ले रहे हैं। हम तो पहले इसके फरगना के किले की बात करें, अभी तो भारत में आया भी नहीं है। ये भारत में अटैक करेगा 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाएगा। तो भारत में 1526 से लेकर 1530 तक ये व्यक्ति शासन करेगा। तो 1526 से 1530 तक का समय भारत में शासन का हो गया। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं कि इसका आरंभिक जीवन कैसा था, ये फरगना के किले में क्या कर रहा था, वहां पर क्या, अभी तो भारत में आया भी नहीं है बेटा। ये अभी हम इसका जहां बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, वो अभी मैंने आपको क्लियर किया है। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आ गया समझ सर, बहुत अच्छे से सर, धन्यवाद। झारखंड आए हैं, झारखंड आए हो, किस लिए झारखंड गए हो संदीप? क्या कर रहे हो तुम झारखंड में, क्या बताना है? बेस्ट कंटेंट है सर आपका, थैंक यू मेरे भाई, बस आप भी बेस्ट ही रहो। हाँ सर, क्लास रोज चलती है, बिल्कुल रोज चलती है सर। मुझे ये बताओ, आप जितना पढ़ा रहे हो उसके अलावा तो नहीं पढ़ना है कुछ? दोस्त जितना मैं पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप दो किताब भी अपने साथ रखो, एक वह जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हों, एक वो जिसमें थ्योरी दी गई हो, समझ रहे हो ना? तो दो किताब जरूर अपने पास रखो, एक थ्योरी वाली, एक जिसमें क्वेश्चन दिए गए हों। जैसे मैंने आपको अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिया, आप उस किताब की थ्योरी से दिल्ली सल्तनत पढ़ो। कुछ 5-10% पॉइंट ऐसे होंगे जो मैंने नहीं लिखाए होंगे और वो उस किताब में होंगे। तो अगर आपने बहुत अच्छे से दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर रखा है तो 5-10 पॉइंट आपको उस किताब से मिल जाएंगे। फिर आपने मेरी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, किताब से थ्योरी पढ़ ली, अब उस क्वेश्चन लगाओ उस किताब से, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्रम रखा ना, तो समझो साथियों फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आने वाले टाइम पर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि जीके कैसे तैयार की जाती है। उसमें मैं आपको कंप्लीट रणनीति बना दूंगा कि कैसे आपको जीके पढ़नी चाहिए। ठीक है सर, सारे युद्ध हरियाणा में क्यों हुए थे? बेटा इसका जवाब तो मैं आपको कई बार दे चुका हूं इशू, क्या आपको पता नहीं है क्या कि युद्ध हरियाणा में क्यों होते थे? आप मेरी पिछली क्लासों को जाके देखो, उन वीडियो में ये डाउट क्लियर हो जाएगा सारे युद्ध हरियाणा में क्यों होते थे। उसको बताने के लिए फिर मुझे अभी 10 मिनट चाहिए कम से कम। पिछली क्लासों में बता रखी है वाली बात, बाकी बच्चे बता देंगे ये वाली बात क्यों हुए थे हरियाणा में ही, जो पढ़े होंगे शुरू से। हाँ भाई, पेड कोर्स कैसे लें? तो बेटा पेड कोर्स के लिए साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पर भैया ये हमारा जनरल अवेयरनेस का एक फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा 499 रुपए में। तो ये एक बेहतरीन कोर्स है, निर्माण बैच है, जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स है। इसमें भैया ये महोदय पढ़ाएंगे, शायद ये जो आपके सामने खड़े हैं यही है। तो ये आपको पढ़ाएंगे सुशील यादव सर, यानी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो कंप्लीट सब तो इसमें क्या रहेगी, आपकी थ्योरी और क्वेश्चन बैच रहेगा, इसमें क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसमें डेली लाइव क्लास होगी और रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हो। 2024 के अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बायलिंगुअल कंटेंट रहेगा, फ्री पीडीएफ रहेगी, साथ ही टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेगी। इसके अलावा आप अगर एक कॉम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस अमाउंट पर एक कॉम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। अगर दोस्तों बात करें तो निर्माण बैच आप यहां से ले सकते हैं, साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर साथियों आपको जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स दिख जाएगा। जाके साथियों आप जब पेमेंट करेंगे यहां से तो ये कोर्स आपके एप्लीकेशन में एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए आपको साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहां तक बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है सर, आपका पढ़ाया हुआ हॉर्नबिल फेस्टिवल क्वेश्चन आरपीएफ में आज आ गया, दो भैया आ गया। और मैंने ट्रिक भी बताई थी ना, नाक कहां घुसेगा, बिल में घुसेगा, याद करवाया था। हालांकि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं कहूं कि भाई मेरा एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ गया,
बेटा जितना पढ़ा रहा हूं वो आएगा, ठीक है। और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो मैं ट्रिक से भी बता देता हूं आपको। तो लोड मतलब जितना पढ़ा रहा हूं आप विश्वास करके चलो, उसे पढ़ते चलो, ये सब पेपर में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। चलो, रंगीला को भूल गए सर। मैं कहां भूल गया रंगीला को, मुझे सब याद है बेटा। फीस कम कर दो सर, फीस बेटा होली आ रही है अब तो है। चलो सोचते हैं तुम्हारे लिए कुछ है, होली आ रही है, होली का तोहफा दे दिया जाए तुम्हें। चलो सोचते हैं, फीस की बात है, सारे बच्चे इनरोल कर जाओगे फीस कम कर देंगे तो है। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। और बेटा ये लाइक जो आपको देखते हैं, लाइक की संख्या को थोड़ा बढ़ा दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, अच्छा लगता है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया करो, ये और भी अच्छा लगता है। तो ये चीजें हैं जिसमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और जैसी भी क्लास लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। बाय बाय।